प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय विज्ञान, अध्याय ध्वनि को अध्ययन कराने के लिए आज हम चतुर्थ कक्षा में उपस्थित हैं। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। इससे पूर्व हमने कल पिछली कक्षा में आपको कुछ बिंदुओं को दिया था जिनको स्वाध्याय करने के लिए भी कहा था। वो बिंदु क्या थे? वो बिंदु ये बिंदु हैं पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि के अनुप्रयोग क्या है उनको हम यहाँ पर समझेंगे। सोनार क्या है, ये क्या कार्य करता है, क्या इसकी विधि है, इसको समझेंगे। आंकिक प्रश्न, इसी के कुछ संख्यात्मक प्रश्न हैं, उनको भी हम हल करेंगे। उसके बाद है मानव कर्ण की संरचना। मानव कर्ण, मानव में कर्ण के द्वारा कैसे सुना जाता है उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही कल हमने कुछ बिंदुओं का, कुछ शिक्षण बिंदुओं की सहायता से अध्ययन भी आपको कराया था, जिसमें आयाम, आवृत्ति, वेग, ध्वनि गूंज, श्रव्यता का परिसर, जिसमें श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें आदि का अध्ययन कराया था। उसी के साथ आज हम इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए, प्रथम शिक्षण बिंदु पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि के अनुप्रयोग के अंतर्गत पराध्वनि तरंगें तीव्र आवृत्ति की तरंगें होती हैं। इनके बीच में यदि कोई अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है तो ये अवरोध को मानती नहीं है और आगे अपने पथ पर गमन करती रहती हैं। ऐसी तरंगें पराध्वनि तरंगें जो हमें दैनिक जीवन में, उद्योग के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अर्थात पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। कैसी? उच्च आवृत्ति, इनकी आवृत्ति बहुत उच्च होती है। यह अवरोधों की उपस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन करती हैं, गमन पर चलती हैं। उद्योग तथा चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत उपयोग है। ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति उच्च होती है, उनके बीच में अवरोध आ जाने पर यह तरंगें गमन करती रहती हैं। इन तरंगों को पराध्वनि तरंगें भी कहते हैं। ये इनका गुण भी है। अर्थात इनका उपयोग उद्योग क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। अब उद्योग के क्षेत्र में इनका उपयोग कैसे किया जाता है? उद्योग का अर्थ है बहुत बड़े बड़े कारखाने, जिनमें विभिन्न प्रकार के यंत्र लगे होते हैं, पुर्जे लगे होते हैं। उनमें उनका आकार, कुछ का आकार सर्पी वाले होता है, गोलाकार होता है, कुछ का आकार बहुत छोटा होता है। अर्थात विभिन्न आकार के यंत्र उद्योगों में लगे होते हैं। उन यंत्रों को साफ करने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग भी किया जाता है। अर्थात पराध्वनि तरंगें उन यंत्रों में जो सर्पी वाले छोटे यंत्र, उनके अंदर धूल है, गंदगी है, चिकनाई है, इत्यादि प्रकार की अशुद्धियां आ जाती हैं। उन
अशुद्धियों को, उन गंदगी को दूर करने के लिए पराध्वनि तरंगों को उनके अंदर प्रवेश किया जाता है, जिसके पश्चात उसमें आई चिकनाई या धूल के कणों की गंदगी वहां से निकाली जाती है। इसी प्रकार से धातु के ब्लॉक के नुमा ये आकृति है, तो यहाँ पर ये संसूचक लगा हुआ है, सूचना देता है कि इसमें क्या स्थिति है, क्या है ये। इसमें ये धातु का बना होता है, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से ब्लॉक्स बने होते हैं, ये धातु के होते हैं। इसके अंदर पराध्वनि तरंगों को प्रवेश कराया जाता है। पराध्वनि तरंगों को इस तरह से प्रवेश कराया जाता है। यदि पराध्वनि तरंगें इसके अंतर्गत प्रवेश कर जाती हैं तो वहां से संसूचना प्राप्त होती है। यदि पराध्वनि तरंगें किसी एक स्थान से परावर्तित होकर आ जाती हैं तो इसका यह अर्थ है कि धातु के ब्लॉक में दोष है। दोष क्या होगा? इसका दोष होगा या तो इसमें छिद्र होगा बहुत छोटा, या ये क्रैक होगा कहीं पर, अर्थात पराध्वनि तरंगें किसी भी धातु के ब्लॉक में उपस्थित दोष को प्रदर्शित संसूचक के माध्यम से करती हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के भवनों, पुलों में जो दोष आ जाते हैं, जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सूक्ष्म दोष होते हैं, पराध्वनि तरंगों के द्वारा उन दोषों को जाना, संसूचक किया जा सकता है। इस प्रकार से उद्योग के क्षेत्र में, इसी और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बहुत उपयोग है। चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर के विभिन्न भागों में, जैसे हृदय की अंदर प्रवेश किया जाता है पराध्वनि तरंगों को, तो हृदय से परावर्तित होकर जो तरंगें आती हैं उससे हृदय का प्रतिबिंब खिंच जाता है। इसको हम लोग ECG भी कहते हैं। इसी प्रकार से यकृत, अन्य भागों में किडनी आदि के अंदर जो दोष पाए जाते हैं वो पराध्वनि तरंगों के द्वारा उनकी फोटो, उनका प्रतिबिंब खींचा जा सकता है। और इसी प्रकार से शरीर के अंदर स्टोन, जिसे पथरी कहते हैं, वो अंगों में आ जाती है और उन अंगों में पराध्वनि तरंगों को प्रवेश कराया जाता है। तो पराध्वनि तरंगें उस स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है और शरीर के बाहर उनको निकाला जा सकता है। इस प्रकार से पराध्वनि तरंगें चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न अंगों को उनका प्रतिबिंब, उनके अंदर दोष दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। सोनार, अगला शिक्षण बिंदु है सोनार। सोनार को इंग्लिश में साउंड नेविगेशन ए से एंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका पूरा फॉर्म है नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार एक ऐसी विधि है
सोनार एक ऐसी विधि है जो समुद्र के अंदर या जल के अंदर कोई पिंड है तो उसकी चाल, उसकी दूरी और उसकी दिशा का ज्ञान पराध्वनित तरंगों के द्वारा कराती है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जो जल के अंदर कोई पिंड स्थित है तो उसकी स्थित दिशा, वेग और चाल का यह ज्ञान कराती है। अर्थात सोनार के द्वारा बहुत गहराई में स्थित कोई पिंड है, जैसे समुद्र के अंदर कोई स्थित पिंड है तो उस समुद्र की गहराई और उसमें पिंड की दूरी, अर्थात गहराई और दूरी और उसका वेग और दिशा, ये इन चीजों का ज्ञान सोनार विधि के द्वारा किया जाता है। अर्थात किन चीजों का? नंबर 1 चाल, चाल का ज्ञान कराएगी विधि, और किसका? दिशा का ज्ञान कराएगी, और ये कितनी गहराई में है वो उसकी गहराई का भी ज्ञान, गहराई का ज्ञान कराती है। किसके माध्यम से? ध्वनि, पराध्वनि तरंगों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पराध्वनि तरंग। अर्थात सोनार एक ऐसी विधि है जो जल के अंदर स्थित किसी पिंड की चाल, दिशा और दूरी या गहराई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये हमने सोनार का चित्र बनाया है। ये समुद्र तल है, लहरों के द्वारा दिखाया गया है। ये संसूचक है, ये वाला, ये संसूचक है। ये प्रेषित्र है और ये पानी की सतह है। इसके ऊपर नाव या जहाज चलता है। अब इसकी सोनार की क्रियाविधि क्या है? एक इसकी क्रियाविधि यह है कि प्रेषित्र यह है, ये देख रहे हैं यहां से नाव या समुद्र के निचली सतह से यहां पर पराध्वनि तरंगे के द्वारा प्रेषित की जाती है। प्रेषित का अर्थ है प्रेषित करना, ध्वनि तरंगों को प्रेषित करना। यह प्रेषित तरंगे समुद्र के तल तक जाती हैं और वहां से पुनः संसूचक जो हमने दिया है इसके माध्यम से ये संसूचना देती हैं। ये क्या करती हैं? जो आपने प्रेषित किए हैं पराध्वनि तरंगों को, वो परावर्तित होकर हमें संसूचना देती हैं और यह संसूचना इसके अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती है, शोषित कर ली जाती है और शोषित करने के बाद यह विद्युत संकेतों में इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसके अंदर? विद्युत संकेतों के अंदर संसूचक को प्रेषित किया जाता है। इससे द्वारा इसके अंदर नाव या जहाज से समुद्र तल के अंदर किसी भी पिंड की चाल क्या है, उसकी दिशा क्या है और उसकी दूरी या गहराई क्या है, इस प्रकार से सोनार विधि के अंदर विधि से उसकी चाल, दिशा और गहराई का ज्ञान कर लेते हैं। प्रेषित के माध्यम से उसके अंदर लगा समय t हो और उसका वेग v हो
और उसके अंदर यहां देखिए डिस्टेंस कितना होगा, आना और प्रेषित होना और संसूचक होना, आपतित और परावर्तित, अर्थात डिस्टेंस होगा 2d = v × t। यहां से हम उसकी दूरी, डिस्टेंस, उसका वेग और उसके अंतर्गत लगे समय को इस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सोनार विधि का फॉर्मूला है, सूत्र है। इस विधि के द्वारा हम तीनों चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। चाल v, उसकी चाल v वेलोसिटी, दिशा डायरेक्शन और टाइम क्या है, कितना लगा है, इसके माध्यम से, सोनार विधि के माध्यम से इन चीजों का ज्ञान हम कर सकते हैं। ये हमारा अंकित प्रश्न है। एक जहाज पराध्वनित तरंगें उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती हैं। यदि समुद्र जल में पराध्वनिकी चाल 1531 मीटर/सेकंड हो तो समुद्र तल से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न, एक जहाज आपने अभी बनाया था तो एक इस तरह से, ये क्या थी, ये था इसका अर्थ है एक उत्सर्जित। ये तरंग क्या करती है, उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित का अर्थ है प्रेषित, प्रेषित। यहां से ये प्रेषित हो रही है और प्रेषित होकर समुद्र तल से परावर्तित हो रही है। परावर्तित होने का अर्थ ये है, यहां से ये तरंग इस तरह से ये क्या कर रही है, संसूचक। ये क्या कहलाती है, संसूचक। अर्थात प्रेषित और संसूचक के बीच लगा समय t कितना दिया है, ये दिया है। यहां लिख लेते हैं वही, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रेषित, प्रेषित तथा संसूचक के बीच लगा समय t = कितना दिया है, ये दिया 3.42, इसको सेकंड, सेकंड कहते हैं। अब देखिए, यदि समुद्र तल में परावर्तित ध्वनि की चाल, चाल को हम v कहते हैं, कितना है v, v = 1531 मीटर प्रति सेकंड, ये v दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, तो समुद्र तल से जहाज की दूरी। अब दूरी ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था, ये आती है प्रेषित और ये आती है संसूचक। आने में d और जाने में d, इसका अर्थ है कि इसके अंदर कितना, 2d, 2d = v × t। यह भी हमने फॉर्मूला टाइप किया था। v का मान दिया हुआ है 1531 × 3.42। यहां पर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमने मल्टीप्लाई करेंगे 1531 3.42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई निकल के आता है
236 मीटर, 5236 मीटर। अब हमें तो केवल दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करें, d इक्वल टू 5236 बटा 2 इक्वल टू कितना आएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2 16, ये मीटर में आएगा। ये d इक्वल टू 2618 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बनाना चाहते हैं तो d का मान आएगा, d इक्वल टू 2.61 किलोमीटर, ये दूरी आ गई। अर्थात एक जहाज पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है, समुद्र तल से परावर्तित होकर इतने सेकंड के पश्चात समुद्र तल में पराध्वनि की चाल इतने मीटर है, तो समुद्र तल से जहाज की दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई आपकी 2.61 किलोमीटर या 2618 मीटर। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपने प्राप्त किया। अगला शिक्षण बिंदु है मानव कर्ण की संरचना। हमने मानव कर्ण की संरचना को बनाने की कोशिश की है। मानव कर्ण की रचना को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम है वाह्य कर्ण, बाहरी भाग, कान का बाहरी भाग उसे कहते हैं वाह्य कर्ण, और उसके बाद मध्य कर्ण, बीच का हिस्सा होता है उसे कहते हैं मध्य कर्ण, और अंतः कर्ण, अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, अंतः कर्ण कहते हैं। हमने चित्र के माध्यम से कोशिश की है। जो कान का बाहरी हिस्सा होता है उसे कर्ण पल्लव कहते हैं, पल्ले के हिसाब से बना होता है। जो अंदर के हिस्सों की, अंदर के अंगों की रक्षा करता है, इसलिए यह बाह्य कर्ण अंदर के भागों की रक्षा करने का काम करता है। नंबर 2 मध्य कर्ण। मध्य कर्ण के अंतर्गत ये मुग्धरक, निहाई और बलयक 3 प्रकार की हड्डियां आती हैं, जिससे ध्वनि, कंपित ध्वनि इसके अंदर जाती है तो उसकी तीव्रता को ये तीनों हड्डियां क्या करती हैं, उसकी तीव्रता को बढ़ा देती हैं। उसके बाद आता है तंत्रिका। तंत्रिका क्या होती है, जब ये हड्डियां ये संवेदना को कान के अंदर प्रवेश करती हैं तो तंत्रिका करती है कि उस ध्वनि को मस्तिष्क को भेज देती है। कहाँ भेज देती है, मस्तिष्क को भेज देती है, जिससे उसका निर्णय मस्तिष्क करता है। ये यहाँ पर यूटेरस का नलिका होती है, ये यहाँ इसके माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ श्रवण नलिका होती है। श्रवण नलिका इस तरह से बाह्य कान और मध्य कान को क्या करती है, जोड़ती है। यहाँ से श्रवण नलिका प्रवेश करती है। इस प्रकार से हमने देखा मानव कर्ण की संरचना, इसमें 3 भाग हमने दिखाए हैं। इस प्रकार से संवेदना उत्पन्न होती है कान के अंदर और हमें ध्वनि प्राप्त होती है, जिसको श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेज दी जाती है। मस्तिष्क उसका निर्णय करता है कि यह ध्वनि किस प्रकार की है। इसके साथ साथ आपने ध्वनि तरंगे, ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से ही कान तक ये तरंगे पहुंचती हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो ध्वनि तरंगों को छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जैसे आपने सुना होगा चमगादड़। चमगादड़ अपने भोजन की खोज में रात में अंधेरे में निकलता है और भोजन की खोज के लिए वो ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करता है। उसके माध्यम से
वो अपना भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार से जंतु भी उस ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करते हैं। तो आपने इस अध्याय को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। मैं आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों को जो हम गृह कार्य देंगे वो गृह कार्य को आप नोट करें। प्रश्न नंबर 1 है, पराध्वनि तरंगे किसे कहते हैं? पराध्वनि तरंगे किसे कहते हैं? सोनार का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 3, मानव कर्ण की संरचना क्या है? प्रश्न नंबर 4, ऐसा कौन सा जंतु है जो पराध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करता है? ये आपके गृह कार्य हैं। गृह कार्य के साथ आज हमने आपके अध्याय का समापन। तो इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हम देंगे। इन की पॉइंट्स को आप याद करेंगे और उनको लिखेंगे भी। इस अध्याय के कुछ हमने की पॉइंट्स लिए हैं। इन की पॉइंट्स को आप लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। पहला पॉइंट है, हमने बताया भी था, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो रूपांतरित होती है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? हमने आपको बताया था, प्रिय ध्वनि है, अप्रिय ध्वनि है, तीक्ष्ण ध्वनि, ये बताया था। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? हमने वाद्य यंत्रों के माध्यम से आपको कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है उसको बताया। ध्वनि के संचरण में क्या है? ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव तथा गैसों में है और उसके माध्यम की आवश्यकता होती है। और क्या ध्वनि निर्वात में भी गमन करती है? तो हमने आपको एक प्रयोग के द्वारा बताया था कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि परावर्तन, ध्वनि परावर्तित होती है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है उसी प्रकार से ध्वनि का परावर्तन भी होता है। परावर्तित ध्वनि और आपतित ध्वनि, उनके बीच में जो कोण बनते हैं अविलंब के बीच में, और परावर्तित आपतित के बीच में जो कोण बनते हैं उन कोण का मान कैसा होता है? बराबर आता है। हमने आपको याद किया। प्रतिध्वनि क्या होती है? इसे इको साउंड कहते हैं। जो ध्वनि टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है। हमने उदाहरण के तौर पे आपको बताया था, किसी पहाड़ी के नीचे, किसी कमरे में आप ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो ध्वनि अपने आप वापस लौट के आती है। उसका एक निश्चित समय भी होता है, वो हमने बताया था। 1/20 भाग ध्वनि की चाल के बराबर होता है। तो हुआ। अब उसके बाद अनुरण क्या है? आयाम की परिभाषा, आवृत्ति की परिभाषा और वेग की परिभाषा के आधार पर हमने तरंग दैर्घ्य की परिभाषा, उसके आधार पर संख्यात्मक प्रश्न भी कुछ आपको कराए थे, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं? जो तरंगें लंबवत कार्य करती हैं, लंबवत कंपन करती हैं, लंबवत गति करती हैं, लंबवत आगे की ओर बढ़ती हैं, उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और जो तरंगें समांतर गति करती हैं उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। दोनों में अंतर यह है कि यह ठोस और द्रवों में गति करती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें केवल ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति करती हैं। इस प्रकार श्रव्य तरंगें क्या है? श्रव्य तरंगें वे तरंगें हैं जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं, अर्थात जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, उन तरंगों को हम सुन सकते हैं। अपशब्द तरंगें क्या हैं? जिन तरंगों को हम मनुष्य लोग नहीं सुन सकते हैं। पराशब्द तरंगें क्या हैं? इन तरंगों को भी हम नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार से सोनार क्या है? सोनार एक विधि है। इस विधि से समुद्र तल या अन्य किसी तल की गहराई, दिशा और उसकी चाल ज्ञात की जा सकती है। मानव कर्ण की संरचना, मानव कर्ण की संरचना हमने 3 भागों में, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण में विभाजित की। और ये कर्ण के माध्यम से जो संवेदना उत्पन्न होती है उसी से हमें सभी वस्तुओं की ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार से हमने इन की पॉइंट्सों को लिया है। मैं आशा करता हूँ
कि इस अध्याय को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये मेरी शुभकामना है आपके लिए। आज के लिए धन्यवाद।